हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पीयूष गुप्ता और आपका सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मॉडिश गीक पर। इस चैनल पर आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के बीच में डिफरेंसेस। अब आप लोगों ने इन सब के नाम सुने होंगे, ये सारे के सारे लोन या असिस्टेंस देते रहते हैं, लेकिन पता नहीं लगता ये है क्या। वर्ल्ड बैंक है क्या भला? सच में कोई बैंक है जहाँ पे आप अपना खाता खुलवा सकते हैं? पता नहीं, देखते हैं चल के। तो आप सभी से मैं अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लें, इस वीडियो को लाइक भी करें, और कोई इशू हो तो कमेंट जरूर करें, लेकिन वीडियो पूरा देखें तभी आप ये सब काम कर पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जो कि 1944 में स्टैब्लिश हुआ था, 45 में काम करना शुरू किया था, इसलिए मैंने दोनों ईयर्स लिखे हुए हैं। यूएसए में एक लोन अवॉइडर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। अब मैंने शुरू में बोला था कि लोन या असिस्टेंस देते हैं, हाँ ये देते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये चाहते हैं कि आप कहीं और से लोन ना लें, इनसे लोन लें। ऐसा क्यों, ये थोड़ा आगे चल के जानेंगे। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है इज टू मेंटेन ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी, यानी कि वैश्विक तौर पर ये मॉनेटरी स्टेबिलिटी यानी कि मुद्रा को क्या करना चाहिए, उसको स्टेबल रखे, बिल्कुल बैलेंस करके रखे, कि जिससे कि आपको कोई करेंसी रिलेटेड इशू ना हो। मेनली ये वहां पर काम आता है। तीन मेजर सब फंक्शंस हैं जो इस पूरे ग्लोबल मॉनेटरी स्टेबिलिटी फंक्शन को मेंटेन करके रखते हैं। कैसे? असिस्टेंस इन बैलेंस ऑफ पेमेंट रिलेटेड टू फॉरेक्स रिजर्व। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास, आप किसी एक कंट्री के पास में फॉरेन रिजर्व नहीं बचा हो, यानी कि डॉलर्स में पेमेंट या किसी भी फॉरेन करेंसी में पेमेंट, जिसके थ्रू वो कहीं और कुछ पेमेंट दे के कुछ चीज ले सकता है या वापस उसे चुकाना है उसी करेंसी में, वो नहीं है। इन दैट केस इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करता है, उसको पैसे देके। कीपिंग टैब ऑन मेंबर कंट्रीज इको पॉलिसी। अब मेंबर कंट्रीज इको पॉलिसी का मतलब क्या है? भाई ये बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आपकी पॉलिसी ऐसी ही होनी चाहिए और ऐसे नहीं होनी चाहिए। इसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा सबसे आखिर में, जो इंडिया से जुड़ा हुआ है और बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। आप सभी लोगों ने उसको देखा है, जाना है, लेकिन शायद पूरा कभी जानने की कोशिश नहीं करी या उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश नहीं करी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, असिस्टिंग इन प्लानिंग अ फिस्कल पॉलिसी। राजकोषीय नीति, फिस्कल पॉलिसी। आप अपने राजकोष को खर्च कहाँ करेंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे और खर्च कहाँ से करेंगे, रेवेन्यू भी और रेवेन्यू मैनेजमेंट भी। और साथ साथ आप किन पॉलिसी पे लगाएंगे, किन पे नहीं लगाएंगे। आप साफ पानी पे, साफ हवा पे, सड़क पे करेंगे कि नहीं करेंगे, या पहले या क्या करेंगे, ये सारी चीजें। अब ये करता कैसे? बाय कलेक्टिंग स्टैट्स एंड रिपोर्ट्स ऑफ मेंबर कंट्रीज, इट ट्राइज टू इंप्रूव द इकोनॉमीज, और एटलीस्ट वी कैन से टू अवॉइड एनी एडवर्स सिचुएशन इन फ्यूचर। यानी कि स्टैट्स और रिपोर्ट्स लेके ये क्या करता है, उस इकोनॉमी को चेक करता रहता है। चेक एंड बैलेंस ही यहाँ पर भी करता है कि भाई देखो कोई खतरा ना आ जाए, ये करते रहो, ये करते रहो। तो उस समय ये एडवाइजरी रोल में होता है मेंबर कंट्री को, कि देखो कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। जैसे पाकिस्तान श्रीलंका को भी ये बहुत पहले चेताते रहे कि भैया तुम फंसने वाले हो, फंसने वाले हो, फंसने वाले हो, फंसने वाले हो। उन्होंने कहा नहीं, चाइना है ना, तो बस चाइना ने अपना काम चला दिया, जादू चला दिया, चल गया तो शाम तक, नहीं तो। वर्ल्ड बैंक क्या होता है? अब वर्ल्ड बैंक नाम से सुनने में लगता है वो कोई बैंक होगा जो इंटरनेशनल लेवल तक होगा, है तो ये बैंक सही, पर एक्चुअली में पूरा बैंक नहीं है। ऐसा नहीं कि आप वहां जाके अपना खाता खुलवा दें और आपको इंटरेस्ट मिलना शुरू हो जाएगा, और ऐसा भी नहीं कि सारी कंट्रीज ने वहां पे खाता खुलवा दिया और उनको इंटरेस्ट मिल रहा हो ना। इन सभी चीजों के बदले उन्हें कुछ और मिलता है, जो हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। पहले जान लेते हैं होता क्या है। एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो एक बैंक की तरह काम करता है और फैसिलिटेट करता है, ऑफर भी करता है, फैसिलिटेट करता है लोन ऑन टू लोअर और इवन मिडिल इनकम कंट्रीज, बहुत छोटी छोटी या मिडिल इनकम कंट्रीज को। और ये ऑब्जेक्टिव ये है, ऐसा नहीं है कि इससे यूएसए लोन नहीं ले सकता, बट क्योंकि यूएसए इसका सबसे बड़ा खुद एक मेंबर स्टेट है, तो वो इससे नहीं लेता, लेकिन ले भी सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है यार। ऐसा कहीं कोई मना ही नहीं है कि वर्ल्ड बैंक नहीं दे सकता लोन उसको, और वर्ल्ड बैंक खुशी खुशी देगा क्योंकि उसका पैसा वापस लौटाएगा अलॉन्ग विद प्रॉफिट। हाँ, प्रॉफिट मने तो ये इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। ये भी 1944 में होता है एक्चुअली। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ही एक साथ इस्टेब्लिश हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? टेम्परेरी लोन्स टू लोअर इनकम, टू लो इनकम कंट्रीज। देखिए लोन के साथ कहीं पर भी शब्द हो, लोन टेम्परेरी होता है, परमानेंट तो कहीं होता नहीं है। तो अब अगर ऑब्जेक्टिव्स में से इसके टेम्परेरी वर्ड हटा भी दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इससे करता है कि आप कॉमर्शियल लोन ला लें।
कॉमर्शियल लोन जो है बहुत महंगा मिलता है इस बैंक के लोन के मुकाबले। अब आप इसको रोजमर्रा की इसमें भी देख सकते हैं कि यदि आप किसी प्राइवेट बंदे से लोन लेते हैं, वो बहुत कम पेपर्स में आपको लोन दे देता है, लेकिन उसका इंटरेस्ट उसी दिन से चार्ज होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी सरकारी बैंक या इवन किसी बैंक के थ्रू लोन लेते हैं, तो उनकी पॉलिसीज थोड़ी सी कम होती है, लेकिन उनके पेपर बहुत ज़्यादा होते हैं। प्राइवेट बैंक में चलो फिर भी कम होते हैं, सरकारी बैंक में बहुत ज़्यादा होते हैं। मगर आप देखें तो सरकारी बैंक सबसे ज़्यादा उदार है। हाँ, उदार ये नीरव माल्य और सॉरी नीरव मोदी और विजय माल्या पर भी रहे, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आम आदमी पर उतना नहीं रहते हैं। उन्हें प्रोजेक्ट रिपोर्ट अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि बैंकों में अंडर द टेबल काम होता है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। अब अगर हम देखें तो इनका करंट ऑब्जेक्टिव जो है इज टू रिड्यूस पॉवर्टी। ये चाहते हैं कि सब जगह इतना दें कि पॉवर्टी कम हो जाए। देखो ये एक फिनोमिना ऐसा है कि पॉवर्टी जो है वो रिड्यूस है, खत्म नहीं हो सकती, ठीक है। दे कैन नॉट टर्मिनेट पॉवर्टी, क्योंकि अगर पॉवर्टी खत्म हो जाएगी तो हर किसी के पास में पैसा होगा, और हर किसी के पास पैसा होगा तो फिर से वो इशू आ जाएगा कि अगर सबके पास पैसा है तो कोई काम नहीं करेगा। वर्ल्ड बैंक है क्या चीज़? वर्ल्ड बैंक एक्चुअली में कोई सच कोई एक अपने आप में कोई बैंक नहीं जिसकी कई ब्रांचेस खुली हो। एक बड़ा एक अम्ब्रेला इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, और जिसमें 5 अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICS, ID। इसमें से पहले जो जो इंस्टीट्यूशन है वो मिलके बनते हैं वर्ल्ड बैंक। अब डिफरेंस से देखो, हमारा टॉपिक डिफरेंस है, लेकिन सिमिलरिटी समझ लेते हैं कि वर्ल्ड बैंक और IMF में सिमिलरिटी क्या है, क्योंकि बहुत कुछ कंफ्यूजिंग है, इसलिए पहले सिमिलरिटी समझ लो, बाद में डिफरेंस आप लोग समझना। दोनों ही फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं, दोनों पैसा देते हैं, दोनों ही इकोनॉमिक पॉलिसी पर चेक बैलेंस रखते हैं, ठीक है, दोनों ही रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड बैंक से आपने लोन ले लिया तो अब आप कुछ भी कर लो। आपने लोन लिया डैम बनाने के लिए और आपने हवेली बना के खड़ी कर दी ना, ऐसा नहीं है। दोनों ही 1944 में एस्टैब्लिश हुए थे। एक्चुअली दोनों एक ही कॉन्फ्रेंस, दोनों के जो आइडिया थे वो एक ही कॉन्फ्रेंस में आए थे, जिसका नाम है ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस। ये यूनाइटेड नेशन मॉनिटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई थी जब यूएन शुरू नया नया ही बना था। इन ब्रेटन वुड जगह थी, तो इसलिए नाम उसका नाम ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस में रख दिया गया। कलेक्टिव वर्क करते हैं। अगर आप देखें कि आप IMF का पार्ट बने बगैर आप वर्ल्ड बैंक का पार्ट नहीं बन सकते, आप मेंबर नहीं बन सकते। यानी कि वर्ल्ड बैंक से अगर आपको लोन लेना तो पहले IMF। ये इसी का मतलब ये है कि अगर आप किसी से पैसा ले रहे हो तो पैसा वापस देने का भी तरीका पहले से ही होना चाहिए, ठीक है। और दोनों में ही वोटिंग राइट्स के थ्रू काम होता है। भाई जिसके पास ज्यादा वोट हैं उसी की पूछ है, और वो है अमेरिका, सबसे ज्यादा, ठीक है। 15 से 18% अमेरिका के पास दोनों जगह के लिए राइट्स हैं। अब दोनों के वोटिंग राइट्स को अलग अलग नाम दे दिया जाता है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि जिसने ज़्यादा पैसा जमा कराया होगा उसके वोटिंग राइट्स अपने आप बनेंगे, और इनमें अलग अलग डिफरेंस है। जो हमारा टॉपिक था, डिफरेंस बिटवीन IMF एंड WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। तो पहला देख लेते हैं फैक्टर क्या है, कॉज एंड इंटेंशन ऑफ असिस्टेंस। अब IMF में क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। भाई मेरे पास करेंसी, मेरे पास डॉलर खत्म हो गए, जैसे पाकिस्तान और श्रीलंका के पास तो बिल्कुल खत्म हो गए, डॉलर खत्म हो गए, या इवन कुछ दिन पहले ग्रीस भी था, डॉलर्स खत्म हो गए, या जो उनकी पास कोई और भी करेंसी थी जिसके थ्रू बैलेंस पेमेंट कर सकते थे, वो भी खत्म हो गई, तो पैसा है ही नहीं। अब आप इंडिया में रहते तो इसलिए आपको करेंसी की कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ, आपके पास रुपया खत्म हो जाए तो आप क्या करोगे? आप कुछ ना कुछ गिरवी रख के उधार लोगे, यही सारी चीजें करोगे। हाँ, आप ये हो जाए कि मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं, लेकिन लॉकडाउन लग गया अभी, और लॉकडाउन में ही आपका बैंक भी बंद हो गया, आप किसी वजह से आप बैंक जाके कैश नहीं निकाल पा रहे, इंटरनेट बैंकिंग बंद हो गई, अब आपके खाते में 2-3 करोड़ रुपए पड़े और आपको चाहिए सिर्फ 20 लाख रुपए, तो डेफिनेटली आप वो किसी को भी समझा के निकाल सकते हैं, हो सकता है वो मान जाए और एक ठीक ठाक इंटरेस्ट पर आपको दे देगी, उसे पता है कि आप वापस दे दोगे, बस वो कागज पत्री जो है पूरी करेगा। लेकिन IMF कित में थोड़ा डिफरेंस होता है, वो ये कह रहा है कि बच्चा आपके खाते में तो सिर्फ 20 लाख पड़े और आपको देने 2 करोड़ है, तो 1 करोड़ 80 लाख आप कहाँ से लाओगे? आपने कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा, मेरे पास सोना रखा है, मैं कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है, किसने कहा, कितना कर दोगे जी? 50 लाख और हो जाएगा, चलो 70 हो गए, 1 करोड़ 30 लाख ये कहाँ से लाओगे? मैं थोड़े से लोन इधर उधर से मुझे मिल रहा है, थोड़ा सा कमर्शियल लोन मैं ले लूंगा। मैंने कहा कि ठीक है, चलो थोड़ा सा ले लो, बाकी कहाँ से लाओगे? बोला अब मैं बाकी जो है वो मेरे बगल में एक चिंचैंग नाम का चाइनीज है जो थोड़ा कम से कम थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट पर मुझे पैसे देता है, दे देगा और मैं निकल जाऊंगा। उसने कहा नहीं, ऐसा है, हमारे पास आओ, हम ये करेंगे, लेकिन आपको अपनी पॉलिसी ऐसे ऐसे रखनी होगी। अब ये पहले ही बोल देते हैं कि पॉलिसी ऐसे रखनी होगी। चाइना जैसी कंट्रीज है, वो कहते हैं अच्छा
नहीं है, ठीक है, 99 ईयर्स तक ये पोर्ट हमें दे दो, जैसे श्रीलंका में हुआ या जिम्बाब्वे में हुआ कि पूरी पूरी रेलगाड़ी की कंपनी उन्होंने अपने कब्जे में ले ली है। पाकिस्तान में एयरपोर्ट, पार्क, हाईवे, क्या फिशिंग का जो एरिया है वो समुद्र में, वो सब अपने कब्जे में ले लिया है। ठीक है, ये सारी चीजें आईएमएफ में से बचाई जाती हैं। आईएमएफ बचाता है आपको। इकोनॉमी इंडिकेटर, यानी कि आपकी इकोनॉमी चल कैसे रही है। तो अगर आप आईएमएफ के पास जा रहे हैं, दैट मीन्स कि आपकी इकोनॉमी खराब है, क्योंकि कंडीशन ही ऐसी है कि आप कहीं और से लोन ले सकते हो, तो नेगेटिव। वर्ल्ड बैंक के पास वो पॉजिटिव होगी मेजरली, क्योंकि आप किसी ना किसी प्रोजेक्ट के लिए ले रहे हो जिसको वर्ल्ड बैंक अगर फाइनेंस कर रहा है, इन दैट केस कि अगर वर्ल्ड बैंक फाइनेंस कर रहा है तो दैट मीन्स वो वायबल होगी, वो प्रॉफिटेबल होगी। इसलिए ये एक पॉजिटिव इंडिकेटर माना जाता है। फोकस किस पे रहता है? आईएमएफ का फोकस रहता है इकोनॉमिक स्टेटस पर, जिसपे वर्ल्ड बैंक का भी रहता है, लेकिन मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कि आप पेमेंट करने लायक बचे रहो, बचे रहो, बचे रहो। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वो कहता है इकोनॉमिक ग्रोथ तो है ही, आपकी पॉवर्टी भी कम हो जाए। ठीक है, तो आप जैसे आप ये करते हो, आप बैंक से होम लोन लेते हो। ठीक है, आपने होम लोन लेके क्या किया, आपने अपना घर बनवाया। अब आप इंटरेस्ट नहीं दे रहे हो, ठीक है, डेफिनेटली वो सॉरी इंटरेस्ट दे रहे हैं, लेकिन आप रेंट नहीं दे रहे हो। डेफिनेटली रेंट जो है वो इंटरेस्ट से कम ही होता है, लेकिन फिर भी आपके पास एक अपना एसेट बन गया है। ठीक है, तो एक तरीके से आपके पास अपना घर है। तो जब एक 20 साल बाद आपके पास वो अपना घर होगा, तो आपके पास एसेट होगा, और आपकी जो कंडीशन है लिविंग की, वो 20 साल बाद तो और भी बेटर हो जाएगी। आप 20 साल तक कम खर्चा करते रहोगे तो भी आपके पास अपना घर नहीं है, मकान मालिक कभी भी आपको निकाल सकता है, आप कभी यहाँ जा रहे हो, कभी वहाँ जा रहे हो, इधर उधर भटक रहे हो। अब आता है स्ट्रिक्टनेस ऑफ रूल्स पर। आईएमएफ के स्ट्रिक्टनेस जो है वो वर्ल्ड बैंक से थोड़ा ज्यादा होती है, दोनों ही स्ट्रिक्टनेस रखते हैं। तो यहाँ पर एक बस इतना ही फर्क है कि आईएमएफ की वर्ल्ड बैंक से ज्यादा होती है, स्ट्रिक्टनेस दोनों रखते हैं। दोनों कहते हैं कि पहला, जब आप बजट बनाओगे या पॉलिसी बनाओगे, उसमें पहले देखोगे कि पहले जो रीपेमेंट का तरीका है वो जरूर होना चाहिए, यानी कि अगर पैसा दिया है तो लिया है तो पैसा देना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि लेके कट लोगे। लोन स्ट्रक्चर्स, आईएमएफ में ऐसा हो सकता है, दो और स्ट्रिक्ट होता है, लेकिन इंटरेस्ट फ्री भी हो सकता है कि बेल आउट पैकेज वगैरह टाइप की कोई चीज दे दी गई कि भाई मानना हमारी चीज पड़ेगी, हमसे पैसा ले जाओ कोई बात नहीं, और इतने टाइम तक वापस कर देना, कोई दिक्कत नहीं। जैसे अब इंडिया ने भी 1991 में लिया था, तो बहुत ही मिनिमम या इंटरेस्ट फ्री लोन ही लिया था, लेकिन हाँ, गिरवी अपना सोना रखना पड़ गया था। क्यों रखना पड़ गया था? कि एक गारंटी के तौर पे। इंटरेस्ट नहीं लिया, उन्होंने कहा कि नहीं दोगे तो वापस हो जाएगा, वापस ले लेंगे हम, सोना तुमसे ले लेंगे, और कर लोगे तो अपना सोना वापस ले जाओ। इंडिया वापस अपना सोना ले गया था। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का हमेशा इंटरेस्ट के साथ होता है, क्योंकि वो एक जस्ट लाइक एक कॉमर्शियल बैंक की तरह है। हाँ, आपको कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, वहां से लिया है। अफेक्ट ऑन इंटरनेशनल इन्वेस्टर, आईएमएफ के पास जब आप जाते हो तो इन्वेस्टर जो है इंटरनेशनल, वो बड़ा ही दुखी होने लगते हैं, ओहो ये कंट्री तो फंसने वाली है। और वर्ल्ड बैंक के पास जाते हो तो सोचते हैं अच्छा, अगर एक प्रॉफिट वर्ल्ड बैंक ने पास कर दिया तो फिर इसमें प्रॉफिट है, हम भी पैसे लगा देते हैं। वो भी एक अच्छे से सही दाम पे पैसे लेते हो। और डेफिनेटली जो लोग वर्ल्ड बैंक से प्रोजेक्ट लोन सैंक्शन कराते हैं, वो मार्केट में जाते हैं और कहते हैं हाँ भाई मुझे इतना लोन चाहिए और मेरी ये कंडीशन है, दोगे? लोग दे देते हैं, हाँ ले लो, क्योंकि उन्हें पता है कि ये यहाँ से पैसा वापस आएगा। और जो आईएमएफ के पास जा रहा है, वो मार्केट में अगर जाता है कि भाई कोई कौन मुझे पैसा देगा, तो बहुत ही कम आवाज आती है कि दे तो सकते हैं या छोड़ो, या नहीं नहीं तुम्हारी कंडीशन तुमसे ना हो पाएगा भैया। तो ऐसी कुछ चीजें होती है, या फिर कहते हैं कि अच्छा हम दे देंगे लोन, लेकिन इतना इंटरेस्ट लगेगा भाई। अब जिसकी मजबूरी है वो ले लेगा। जैसे पाकिस्तान है, अब वो चाइना से इंटरेस्ट पे लोन लेता है, 8% इंटरेस्ट। अब 8% नॉर्मली देखोगे तो आप कहोगे 8% तो हम होम लोन पे वगैरह पे देते हैं यहाँ पे, लेकिन आप देखो जितना जितना लोन अमाउंट बढ़ता जाता है, इंटरेस्ट रेट उतने घटते जाते हैं। तो अगर चाइना 8% पर दे रहा है और वर्ल्ड बैंक 4% पर दे रहा है, तो आप किससे लेना चाहोगे? लेकिन वर्ल्ड बैंक आपको देना नहीं चाहता, बस यही फर्क है। इन केस ऑफ डिफॉल्ट, अगर आप दे नहीं पाते हो, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम से चले डिफॉल्ट हो गए। कंट्रीज जो है बहुत कम ऐसा होता है कि डिफॉल्ट हो गई हैं, उन्हें बेल आउट पैकेज, बहुत सारी चीजें, लोन दिया, पहला लोन दिया, तीसरा लोन दिया, चौथा लोन दिया, 10वां लोन दिया, बेल आउट दिया, अगर आप बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे हो फिर भी। वर्ल्ड बैंक में रिकंस्ट्रक्शन होता है, वो थोड़ा थोड़ा उसको करते रहते हैं कि अच्छा ठीक है, हमने ये किस्त को टाइम थोड़ा सा बढ़ा दिया। जैसे आपने पिछले साल लॉकडाउन में भी देखा था मोरेटोरियम, तो इसमें ये रिकंस्ट्रक्शन ऑफ लोन नहीं हुआ कि भाई आपकी जो जो वापस देने का जो समय है वो चेंज कर दिया, या कुछ हो गया कि चलो ठीक है यहाँ यहाँ कुछ आ रही है तो इंटरेस्ट में छोटा मोटा चेंज कर दिया, या ईएमआई में चेंज कर दिया। अब कंक्लूजन पर आते हैं। अब डेफिनेटली जैसे अब आपने डिफरेंस पर देख लिया कि आईएमएफ वाला थोड़ा नेगेटिव पार्ट है, तो जो है वो सारी कंट्रीज जो है वो वर्ल्ड बैंक से लोन लेना चाहती हैं, बट
इस लोन के बावजूद भी उनके पास इन्वेस्टर आते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट का मोटिवेशन मिलता है तो वो तुरंत आ जाते हैं। आईएमएफ जब तभी आता है जब कंट्री का फॉरेक्स या बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला काम गड़बड़ हो जाता है, या फिर कोई उन्हें कमर्शियल लोन सही नहीं दे रहा या सही से नहीं दे रहा। पर ऐसा नहीं है कि देखो आप सीरिया में, इराक में, ईरान में और यमन में, क्या आप यहाँ पर पैसा लगाना चाहोगे? या इवन पाकिस्तान में, नॉर्थ कोरिया में लगाना चाहोगे? हो सकता है कुछ लोग लगाएं, कुछ लोग लगाते भी हैं, क्योंकि वहां से उन्हें हो सकता है इंटरेस्ट बड़ा मिला हो। और इसी तरीके से कर करके उस कंट्री की गवर्नमेंट पर प्रेशर भी डाल सकते हैं। जी हाँ, आप किम जोंग उन पर भी प्रेशर डाल सकते हैं। आप उसको 50 बिलियन डॉलर का लोन दो, वो आपकी क्यों नहीं सुनेगा? वो हर तरीके से चूचा वही करेगा जो आप बोलोगे, और आप चाहोगे तो वहां जाके पता नहीं क्या क्या चीज के मालिक बन जाओगे। अब कोई कंट्री पुअर नहीं बन जाती आईएमएफ के लोन लेके। इंडिया ने एक बार लिया, पुअर नहीं बना। टचवुड, ईश्वर की कृपा है तो आगे हम अपने पड़ोसियों को भी ऐसी की तैसी करके रख देंगे। और बहुत कम होता है कि कोई नेशन जो है फेल हो गया है, कोई ना कोई उसे नॉर्मली आगे बचा लेता है, कोई भी। अभी आप ये पाकिस्तान, आप श्रीलंका देखो, तो इंडिया बचाना शुरू कर चुका है उसको, ठीक है, धीरे धीरे करके। पर वो तभी तक बचाएगा जब वो श्रीलंका इंडिया की सुनेगा, कि उसके फेवर में देगा। चाइना के फेवर में काम नहीं करेगा, क्योंकि चाइना ने पहले मुंह तरेर लिया था, आंखें तरेर ली थी, मुंह फेर लिया था। लेकिन जब इंडिया ने दिया तो चाइना भी आ गया कि ठीक है, अच्छा हम भी दे देंगे, ठीक है। इधर पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान को सिवाय चाइना के और कोई नहीं दे रहा। पाकिस्तान तो ये कहते हैं, भाई भाई देखो, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट एनी रिलीजन, बट अस्सी भी मुसलमान तुसी भी मुसलमान, लाओ पैसे। तो वो यही करते हैं। तो उन्हें कोई मुस्लिम कंट्री भी अब लोन ले, उनको कोई बात नहीं करना चाहता। उन्हें पता है कि ये यहाँ पर ना हमारा पैसा एक तो फंसेगा ही फंसेगा, दूसरा इनसे इनसे बात करके हम खुद बदनाम हो जाएंगे। लोग हमें कहने लगेंगे अच्छा आप तो आतंकवादियों की मदद कर रहे हो, ठीक है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैं हर एक बार करता हूँ, टिप ऑफ। इंडिया एक बार गया है, तो हमारा बेकारी दोस्त पाकिस्तान 22 बार गया है। श्रीलंका क्योंकि हमारी बात नहीं सुन रहा है, इसलिए 16 बार चला गया है। शायद हमारी बात सुन ले तो अब 17वीं बार ना जाए। कॉमनैलिटी, इंडिया ने कभी कोई लोन चाइना से नहीं लिया, लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका ने इंडिया को नेग्लेक्ट करके चाइना से लोन लिया। रिजल्ट इज नोन टू द वर्ल्ड। आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और कोई इशू हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। मेरा चैनल नया है तो मैं चाहता हूं, मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूं, और आप मुझे कमेंट में लिख के दे सकते हैं मैं नेक्स्ट टॉपिक क्या बनाऊं। हाँ, वर्ल्ड बैंक वगैरह या बैंकिंग क्या चीज़ होती है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक बहुत छोटा सा बनाया हुआ है। आप अगर आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो अभी आपको कुछ ही वीडियोस मिलेंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ इकोनॉमी पर ही या टेक्नोलॉजी पर ही सीमित रहूंगा। मैं डिफेंस पर भी आऊँगा, मैं शायद पॉलिटिक्स पर भी आऊँगा, जियो पॉलिटिक्स पर भी आऊँगा, मैं और भी बहुत सारी चीज़ों पर आऊँगा, जिस और उसको सरल भाषा में समझाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।